तो हम ये देखेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ हमें ये कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए और उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होगा। अब वो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उसके लाइंस उस सरफेस को चीर कर बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना लेगा। और इस रिलेशनशिप को हम गॉस लॉ कहा करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास मान लीजिए मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने कहाँ रखा हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि मुझे क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो चार्ज है एक क्लोज सरफेस के अंदर है। ये मैंने एक सरफेस लिया और ये सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब इसके अंदर टोटल चार्ज मैंने पुट कर दिया तो वो टोटल चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि अगर ये यहाँ पर बहुत सारा सरफेसेस होगा, तो अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ एक स्मॉल सा, तो ये जो आपको छोटा सा सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस से ये चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मान लीजिए कि ये सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पर ओ मैंने इसको ले लिया, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल देगा इस तरह से, तो चार्ज के जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जो इस सरफेस को चीर के बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला करते हैं। तो इसका मतलब इस चार्ज के जरिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां बना। तो इसी को हम कहते हैं कि यहां पर मुझे गॉस लॉ लग चुका है। तो यहां पर टोटल चार्ज है और इस टोटल चार्ज ने किसी क्लोज सरफेस पर कैसा फ्लक्स बनाया, उसी को हम कहते हैं गॉस लॉ। अगर इसको हम मैथमेटिकली बात करना चाहें तो मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज हमारा टोटल कितना है, यहाँ पर Q है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होगा, ये जो रिलेशनशिप है चार्ज के जरिए, जो चार्ज क्लोज सरफेस में रखा हुआ है और वो कितना फ्लक्स बनाता है, इस रिलेशनशिप को ही हम लोग कहा करते हैं गॉस लॉ। अब इसमें क्या देखना है, गॉस लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं इस का स्फीयर बढ़ा देता हूं ऐसे, और ये बोलता हूं कि पहले इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये छोटा वाला S1 ले लेते हैं और इसको S2 ले लेते हैं, तो ये वाला जो हमने लिया हुआ है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा था, और ये बड़ा वाला जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है ये कितना फ्लक्स बना रहा था। तो क्या दोनों अलग अलग फ्लक्स बना रहे थे? तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं है, वो टोटली डिपेंड किस पर है, चार्ज पर है। तो अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है तो इस बड़े स्फीयर के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर रेडियस से रिलेटेड कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है किसी के रेडियस से। तो फ्लक्स जो होता है वो टोटली डिपेंड किस पर करता है,
वो चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा बनाएगा। तो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। जितने नेट चार्ज होंगे उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज बढ़ा देंगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, चार्ज घटा देंगे फ्लक्स घट जाएगा। बट ये जो हमने सरफेस लिया है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, वो गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है। और हमेशा ये बात हमें दिमाग में रखना है कि ये गॉस लॉ तभी लगता है जब हमें सरफेस क्लोज मिले। तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, पहली बात ये दिमाग में रखनी है। और वो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होना चाहिए, तभी वो फ्लक्स बनाएगा। और इस रिलेशनशिप को हम गॉस लॉ कहते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पर लेकर दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हम लोग इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो इस पिक्चर से तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई होने के लिए ज़रूरी होता है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। अब ये सरफेस जो है ये ओपन है, ये सरफेस क्लोज नहीं है, इसीलिए इसमें गॉस लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्या हम इस पिक्चर में गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इसमें भी हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिक्चर भी पूरी तरह से हमारा क्या है, ओपन है। ये पिक्चर भी हमारा पूरी तरह से ओपन है, तो हम इसमें भी गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्या हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इसमें भी हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सरफेस है ये सरफेस क्लोज नहीं है। भली फ्लक्स बना रहा है लेकिन ये क्लोज सरफेस नहीं है, और गॉस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो यहां पर भी गॉस लॉ हम नहीं लगा सकते। इस पिक्चर में भी वही बात है। हम इसके लिए भी, ये जितने भी आपके सरफेस एरिया हैं ये सारे के सारे ओपन है, क्लोज नहीं है, इसीलिए इसमें भी हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड नहीं है इस क्लोज सरफेस के अंदर, जबकि ये सरफेस क्लोज है। बट इस सरफेस के अंदर चार्ज को होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर चार्ज बाहर है। तो यहाँ पर भी हम गॉस लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम गॉस लॉ यूज़ भी करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा? तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करता है। अब हमें ये देखना है कि टोटल चार्ज एनक्लोज तो है नहीं यहाँ पर, तो टोटल चार्ज इसके पास कितना है, 0, तो हमने 0 रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए चार्ज को एनक्लोज होना चाहिए, सरफेस एरिया के अंदर होना चाहिए, और सरफेस एरिया क्लोज्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। तो गॉस लॉ होता क्या था? तो गॉस लॉ जो हमारा होता था वो ये होता था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करता है। अब हमें इसकी वैल्यू, ये जो फार्मूला है ये हम डिराइव करेंगे कि ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और ये पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज होना पड़ेगा, मतलब ये किसी सरफेस एरिया के अंदर होना चाहिए।
तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम सेंटर ओ का नाम देते हैं। अब ये स्फेयर अगर है तो स्फेयर है तो बहुत सारी जगह पे एरिया होगा, यहाँ पर छोटे छोटे एरिया होंगे, ये एरिया इस तरह से बहुत सारे एरिया होंगे। अब ये जब चार्ज है तो ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को चीर कर बाहर निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया को चीर के बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो ये फ्लक्स बना रहा है, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर हमें बनाना पड़ेगा। तो हमेशा एरिया वेक्टर किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। तो इसका एरिया वेक्टर हमने ले लिया ds, ये ले लिया हमने। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहला चीज हमारा जो होगा वो हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर कोई एक चार्ज होता है तो वो चार्ज क्या करता है, किसी डिस्टेंस पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बना लेता है। तो एक चार्ज के जरिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है? तो एक चार्ज के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बनाया करता है। तो एक चार्ज के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना बनता है। अब ये तो हमने पॉइंट पहले रख लिया। अब हमें ये देखना क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जाएगा? बाहर की तरफ बाहर निकलेगा ये। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो एरिया वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ करता है। अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में निकाल रहा हूं, एक क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, तो क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहा हूं तो मुझे इस तरह से आपको इंटीग्रल साइन को इंडिकेट करना है। ये साइन हमें ये बताता है कि हम सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया को जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया हैं, सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने इंटीग्रल का साइन इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो स्फीयर है ये पूरी तरह से क्लोज है, जैसा कि फुटबॉल होता है, तो उसको दिखाने के लिए, उस क्लोज को दिखाने के लिए हमने ये लगाया हुआ है। तो दिस इज द मीनिंग। ये हमें बताता है कि हम सब सरफेस एरिया को लगातार ऐड कर रहे हैं और ये बताता है कि वो सरफेस एरिया क्लोज है। अब लेकिन मुझे विद द डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, फ्लक्स मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में चाहिए। तो हम कैसे इसको निकालेंगे? तो हमने फिर से ये किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर होता है कॉस थीटा के बराबर। तो जैसे हम कॉस थीटा लगाते हैं तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड के बारे में बातचीत होती है, तो ये डायरेक्शन को हम हटा सकते हैं। तो मुझे ये मिलेगा ds। अब मुझे ये देखना है कि कॉस थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो उस एंगल को हम क्या बोला करते हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री बना रहा है ये। अब ये देखना है कि ये तो 0 हो गया, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सबसे हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा।
अब ये हो जाएगा हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रहा है इस चार्ज के जरिए वो सब जगह पर क्या है, सेम है, क्योंकि इसको मैंने सेंटर पे रखा हुआ है तो हर जगह से रेडियस इसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर जगह पर सिमेट्रिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज बाहर निकालते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकल जाता है और ds। तो ये क्या कह रहा है कि ये छोटे छोटे जितने एरिया हैं उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब ये छोटे छोटे सारे एरिया को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्फीयर के जरिए हो जाएगा, स्फीयर के बराबर आ जाएगा ये। तो किसी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो किसी स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। तो हमने ये लिखा, और क्योंकि हर छोटे छोटे सरफेस एरिया को हमने जोड़ दिया जो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बन गया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फाइनल जो वैल्यू होता है वो होता है 4πr² होता है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पहले निकाल रखा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चार्ज अपॉन 4πε0r²। अब ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4πr²। अब ये 4πr² ये टोटल कैंसिल हो जाता है इससे, और मुझे पूरा फाइनल जो मिलता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, और इसी रिलेशनशिप को टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉन एज गॉस लॉ। अब यहां पर हमें देखना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग फ्री परमिटिविटी वैक्यूम और स्पेस की बात बोलते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कुछ फिनाइट वैल्यूज हुआ करती हैं। इसकी जो वैल्यू हुआ करती है वो होती है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12, that is कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यूज होती है। इसकी जो वैल्यू हुआ करती है वो होती है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12, that is कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यूज होती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो तीन ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q1 चार्ज है इसके पास Q2 चार्ज है, इसके पास Q3 चार्ज है। तो तीन ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एक यहाँ पे हमारे पास ₹1 का सिक्का है जिसके पास किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो सरफेस है, ये टोटल जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है S2 सरफेस, और यहाँ पे ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है S1 सरफेस, ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है, और ये वाला S2 सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। तो हमें ये सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो चार्ज 1 है वो 3.1 नैनो कूलम है, चार्ज 2 जो है -5.9 कूलम
और चार्ज Q3 जो है आपके पास वह है -3.1 नैनो कूलम। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा होगा सरफेस एरिया 1 के ज़रिए। तो अगर हम देखें 4 सरफेस एरिया 1, तो अगर मैं इस सरफेस 1 के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉइन है 1 रुपए का, इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो इस सरफेस के पास चार्ज एक ही क्लोज है और वो है Q1। तो Q1 जो है ये चार्ज इस सरफेस के अंदर आ गया। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के पास नेट चार्ज क्या है? Q1 है, और Q1 की वैल्यू कितनी है? 3.1 नैनो कूलम। सो Q1 की जगह पर हम यहाँ पे ये रख सकते हैं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 में अगर हम देखें तो हमारे पास Q1 की वैल्यू जो दी हुई है 3.1 नैनो कूलम। अब नैनो को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम्स 10⁻⁻⁹ में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हुआ करती है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा आता है 350 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है हमारा। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 के जरिए हमारा इतना बन पा रहा है। अब किसको लेना पड़ेगा? S2 को लेना पड़ेगा। तो अगर हम S2 के लिए निकालते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो वही है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज हमारे पास अगर हम सरफेस 2 को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे Q3 चार्ज इसके अंदर आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया। तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास Q1 की वैल्यू दी हुई है, तो Q1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 3.1 टाइम्स नैनो को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁹ कूलम में। अब Q2 हमारे पास कितना है? तो Q2 हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, तो -5.9 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद Q3 हमारे पास कितना है? तो Q3 हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमें जो माइनस रखना पड़ रहा है, दैट इज 3.1 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो हुआ करता है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी कैलकुलेशन को देखें तो वो आता है 670 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि टोटल चार्ज इसके पास कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर इसके पास टोटल चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। ये मुझे बता रहा है कि नेट चार्ज कैसा इसका है? नेगेटिव चार्ज है। और इसका फ्लक्स कैसा बन रहा है? इनवर्ड, अंदर की तरफ बन रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव इसका फ्लक्स था, इसका मतलब कि इसका फ्लक्स आउटवर्ड की तरफ बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं
2q, q, -2q और -q। अब ये जो हमारे पास कॉर्नर्स में जो चार्जेस रखे हुए हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर्स में रखे हुए हैं। अब ये स्क्वायर के कॉर्नर्स में जो चार्जेस रखे हुए हैं, तो हम ये कैसे गॉसियन सरफेस को लेंगे ताकि कम से कम 2q आ जाना चाहिए, एनक्लोज हो जाना चाहिए, और टोटल जो उसका फ्लक्स होना चाहिए, नेट फ्लक्स, वो 0 होना चाहिए। आपको इनमें से कोई भी चार्ज लेना है, लेकिन कंफर्मेशन ये है आप एक 2q ले लीजिए और आपको ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है ताकि नेट फ्लक्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम गॉसियन सरफेस को कैसे एज्यूम करेंगे? तो इसका अगर हम लोग देखें तो 2-3 तरीके हैं इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। पहला ये कि अगर हम 2q को लेते हैं तो 2q और ये -2q लेना पड़ेगा। ऐसे हम गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे, 2q और -2q। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो नेट चार्ज अगर हम देखें तो एक होता है 2q देन -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कट जाता है और मुझे फ्लक्स क्या मिलता है? 0 मिल जाता है। तो या तो हम अगर 2q को लेते हैं तो -2q को लेना पड़ेगा, तो हमें गॉसियन सरफेस ऐसा एज्यूम करना होगा। या तो दूसरा तरीका ये है कि ये तो कंपलसरी कि मुझे लेना होगा, तो मुझे दूसरा गॉसियन सरफेस ऐसा लेना होगा। अब जब हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसके अंदर अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आता है? 2q -2q -q देन +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2q -2q कैंसिल हो गया, ये -q +q कैंसिल हो गया, दैट इज 0। तो हम दो तरीके से गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर सकते हैं जिसमें 2q और -2q आ जाए, या तो ये पूरे चार्ज को हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा मुझे लेना है कि ये सारा सिमेट्रिकल बन सके, तो ड्राइंग करते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की कोशिश करना है थोड़ा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी एक गॉसियन सरफेस एज अ सपोज कर लिया, अब इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज मैंने नहीं किया, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो? क्या ऐसा हो सकता है? एक गॉसियन सरफेस लिया, उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख देता हूँ तो इस चार्ज के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जा रहा है, ये तो जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई गॉसियन सरफेस है और उस गॉसियन सरफेस के बाहर मैंने चार्ज को रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। हाँ, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अगर कोई गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर चार्ज नहीं है, कहीं बाहर पर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कूलोम्स लॉ को डिराइव करेंगे गॉस लॉ के जरिए। गॉस लॉ से हम कूलोम्स लॉ कैसे डिराइव कर सकते हैं
वो देखते हैं। हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज कर दिया जाएगा किसी गॉसियन सरफेस से, और ये हमने सेंटर रखा O। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया सपोज कर लिया है। अब इस सेंटर से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो हमने R दिया। अब ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, दैट इज टीएस वेक्टर। अब हम कूलॉम्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे इसके जरिए वो देखते हैं। हम लोग ये जान रहे हैं कि ये चार्ज जो है ये एनक्लोज किया हुआ है इस सरफेस से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है सरफेस एरिया के, तो ये फ्लक्स बना रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एक क्लोज्ड सरफेस एरिया से बाहर निकल रहा है। तो हम इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, दैट इज cos 0 डिग्री। अब ये क्लोज्ड सरफेस से जब ऐसा होता है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है, तो हमें EDS मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब जगह पर कांस्टेंट है, तो हमने इसे क्या किया, बाहर निकाल दिया, और जितने छोटे छोटे एरिया थे उसे हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पे हमें क्या मिला, टोटल स्फीयर मिला। तो स्फीयर का टोटल सरफेस जो हमारा होता है दैट इज 4πr² हुआ करता है, ये हमारा आया करता है। अब इससे तो एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि एक हमारा E टाइम्स 4πr² हमारा आता है। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज जो एनक्लोज किया हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ करती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना आया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हमारा इतना आया हुआ है, दैट इज E टाइम्स 4πr² इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम निकाल लेंगे किसी डिस्टेंस पर। तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4πr², ये हमारा आता है कि किसी पॉइंट पर कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं एज हम Q0 एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लेके जाते हैं, प्लेस्ड कर देंगे इस पॉइंट पर जो इसको अफेक्ट ना कर पाए। तो हमने एक दूसरा टेस्ट चार्ज यहाँ पर ऊपर रख दिया। जब हम ऐसा रखेंगे तो हमें पता है कि ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो हमें कितना मिलता था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें मिलता था। अब ये Q0 तो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल फोर्स जो हमारा आएगा फाइनली दैट इज
प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें ये बताएगा कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और इसी को हम क्या कहा करते थे, कूलम्ब्स लॉ कहा करते थे। तो हमने क्या किया, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर लिया। तो जब हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करते हैं और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ इक्विवेलेंट आपस में हुआ करते हैं। हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई कूलम्ब्स लॉ इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ।